मगध की प्राचीन भूमि पर सांझ उतर रही थी। आकाश में हल्की लालिमा थी और नालंदा के पास बसे एक छोटे से ग्राम में युवा विद्वान आचार्य विष्णुगुप्त, जिन्हें लोग आदर से चाणक्य कहते थे, अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उस दिन उनका मुख सामान्य से अधिक गंभीर था। उनके सामने एक युवक खड़ा था, नाम था आर्यन। उसकी आंखों में चिंता थी और स्वर में बेचैनी। आचार्य, उसने विनम्रता से कहा, मैं एक ऐसी स्थिति में फंस गया हूँ जहाँ से निकलना असंभव लग रहा है। चाणक्य ने उसकी ओर तीक्ष्ण दृष्टि से देखा। समस्या स्वयं में कभी असंभव नहीं होती आर्यन, केवल उसका समाधान कठिन होता है। बताओ, क्या हुआ है? आर्यन ने गहरी सांस ली और अपनी कथा आरंभ की। वह एक व्यापारी परिवार से था। उसके पिता ने वर्षों की मेहनत से व्यापार खड़ा किया था, लेकिन हाल ही में एक बड़े सौदे के लालच में आर्यन ने बिना पूरी जानकारी के एक धूर्त व्यापारी के साथ समझौता कर लिया। प्रारंभ में सब कुछ लाभदायक लगा, पर कुछ ही दिनों में स्पष्ट हो गया कि वह जाल था। अब आर्यन पर भारी कर्ज चढ़ चुका था और उसके साझेदार ने सारे दस्तावेज अपने पक्ष में मोड़ लिए थे। मैंने जल्दबाजी में निर्णय लिया आचार्य, आर्यन बोला, और अब हर दिशा में बाधाएं हैं। कर्जदाता दरवाजे पर खड़े हैं, साझेदार धोखा दे चुका है और परिवार मुझसे उत्तर चाहता है। चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, यही जीवन का पहला नियम है। अति शीघ्र निर्णय विनाश का कारण बनता है, लेकिन अब तुम्हें पछतावे में नहीं, समाधान में समय लगाना होगा। उन्होंने अपने शिष्यों को संकेत किया और सभी ध्यान से सुनने लगे। पहली समस्या क्या है? चाणक्य ने पूछा। धन की कमी, आर्यन ने तुरंत उत्तर दिया। दूसरी, विश्वास की हानि, लोग अब मुझ पर भरोसा नहीं करते। तीसरी, मेरा भय, मैं हर कदम उठाने से डर रहा हूं कि कहीं और गलती ना हो जाए। चाणक्य ने सिर हिलाया। तीनों समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। जब मन डर से भर जाता है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है, और जब बुद्धि काम नहीं करती तो व्यक्ति बार बार गलत निर्णय लेता है। आप सराधींद्र उन्नाहों में उन्होंने एक सूखी लकड़ी उठाई और जमीन पर रेखाएं खींचने लगे। कल्पना करो, उन्होंने कहा, तुम एक ऐसे चक्र में फंसे हो जहां हर कदम तुम्हें और गहराई में ले जाता है। इसे तोड़ने के लिए तुम्हें एक बिंदु चुनना होगा जहां से शुरुआत की जा सके। पर आचार्य, आर्यन ने बीच में टोका, हर रास्ता बंद लगता है। यदि मैं कर्ज चुकाने का प्रयास करता हूँ तो मेरे पास संसाधन नहीं। यदि मैं नया व्यापार शुरू करता हूँ तो कोई विश्वास नहीं करता, और यदि मैं कुछ न करूँ तो सब कुछ खो दूंगा। चाणक्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब सभी मार्ग बंद दिखें तो समझो कि तुमने अभी सही दिशा में देखना शुरू ही नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें 3 स्तरों पर कार्य करना होगा, मन, वचन और कर्म। आर्यन ने ध्यान से सुनना शुरू किया। पहले, अपने मन को स्थिर करो, भय को दूर करो। भय वह शत्रु है जो तुम्हें बिना युद्ध के हरा देता है। दूसरा, वचन, लोगों से संवाद करो, अपने कर्जदाताओं से भागो मत, उनसे मिलो, उन्हें अपनी स्थिति समझाओ, सत्य बोलो, कई बार सत्य ही सबसे बड़ा अस्त्र होता है। और तीसरा, कर्म, छोटे छोटे कदम उठाओ, एक साथ सब कुछ सुधारने का प्रयास मत करो। आर्यन ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में अभी भी संशय था। आचार्य, यदि वे मेरी बात न माने तो? चाणक्य ने गंभीर होकर कहा, तब तुम्हें रणनीति बदलनी होगी। चाणक्य नीति कहती है, जहां सीधी चाल काम न आए वहां नीति का सहारा लो। उन्होंने एक उदाहरण दिया, यदि तुम्हारा शत्रु शक्तिशाली है तो सीधे टकराव से बचो, उसकी कमजोरी खोजो। हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी होती है, लालच, अहंकार या भय। आर्यन को अपने धोखेबाज साझेदार की याद आई। वह व्यक्ति अत्यंत लालची था, तो क्या मुझे उसकी लालच का उपयोग करना चाहिए? आर्यन ने पूछा। यही तो नीति है, चाणक्य बोले, लेकिन सावधानी से। यदि तुम स्वयं लालच में आ गए तो फिर से उसी जाल में फंस जाओगे। दिन बीतने लगे। आर्यन ने आचार्य की सलाह पर काम करना शुरू किया। सबसे पहले उसने अपने कर्जदाताओं से मुलाकात की। कई लोगों ने उसे अपमानित किया, कुछ ने धमकाया, पर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उसे समय देने का वचन दिया। लेकिन समस्याएं यहीं समाप्त नहीं हुई। जब उसने अपने साझेदार से बात करने की कोशिश की तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि सभी दस्तावेज उसके पक्ष में हैं और वह किसी भी तरह की मदद नहीं करेगा। आर्यन के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई। अब उसे न केवल कर्ज चुकाना था, बल्कि अपने अधिकार भी वापस लेने थे। वह फिर से चाणक्य के पास पहुंचा। आचार्य, मैंने आपकी बात मानी, पर अब स्थिति और जटिल हो गई है। चाणक्य ने ध्यान से सुना। जटिलता ही बुद्धिमान व्यक्ति की परीक्षा होती है। अब तुम्हें एक और सिद्धांत अपनाना होगा, साम दाम दंड भेद। मैंने साम और दाम का प्रयास किया, आर्यन बोला, पर कोई लाभ नहीं हुआ। तो अब भेद का समय है, चाणक्य ने कहा। आर्यन ने आश्चर्य से पूछा, भेद? हाँ, चाणक्य ने उत्तर दिया। अपने शत्रु के भीतर ही दरार खोजो, उसके सहयोगियों, उसके विश्वास पात्रों, उसके व्यापारिक संबंधों में कमजोरी ढूंढो।
आर्यन ने इस दिशा में कार्य करना शुरू किया। उसने धीरे धीरे जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि उसका साझेदार कुछ अन्य व्यापारियों के साथ भी विवाद में था। यह जानकारी उसके लिए एक अवसर बन सकती थी, लेकिन जैसे ही उसने इस पर काम करना शुरू किया, एक और समस्या सामने आई। उसके अपने ही परिवार में मतभेद उत्पन्न हो गए। उसके बड़े भाई ने उस पर आरोप लगाया कि उसकी गलतियों के कारण पूरा परिवार संकट में आ गया है। घर का वातावरण तनावपूर्ण हो गया। अब आर्यन केवल बाहरी समस्याओं से नहीं बल्कि अंदरूनी संघर्ष से भी जूझ रहा था। वह रातों को सो नहीं पाता था। हर ओर से दबाव बढ़ता जा रहा था। कभी उसे लगता कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाए, तो कभी लगता कि वह लड़ते लड़ते थक चुका है। एक रात वह फिर चाणक्य के पास पहुंचा। उसकी आंखों में थकान थी। आचार्य, उसने धीमे स्वर में कहा, क्या हर समस्या का समाधान वास्तव में होता है, या कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां हार मान लेना ही उचित होता है? चाणक्य ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में कठोरता और करुणा दोनों थी। हार मानना भी एक निर्णय है आर्यन, पर यह निर्णय तब लेना चाहिए जब तुमने हर संभव प्रयास कर लिया हो। अभी तुम्हारा संघर्ष अधूरा है। चाणक्य के शब्द आर्यन के मन में गूंजते रहे। अभी तुम्हारा संघर्ष अधूरा है। उस रात वह देर तक जागता रहा। बाहर अंधकार था, पर उसके भीतर उससे भी गहरा संशय। वह सोचता रहा, क्या सच में वह इस जाल से निकल सकता है, या यह सब केवल एक और भ्रम है? अगली सुबह उसने एक निर्णय लिया। अब वह केवल परिस्थितियों का शिकार नहीं बनेगा, बल्कि उन्हें समझकर उनका उपयोग करेगा। सबसे पहले उसने अपने परिवार की समस्या को सुलझाने का निश्चय किया। उसे समझ में आ गया था कि यदि घर के भीतर ही दरार बनी रही तो बाहर की लड़ाई जीतना असंभव होगा। वह अपने बड़े भाई के पास गया। भैया, उसने शांत स्वर में कहा, आप मुझसे नाराज हैं और आपका नाराज होना उचित भी है। मैंने गलती की है, लेकिन यदि हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे तो यह संकट और गहरा हो जाएगा। उसका भाई कुछ क्षण चुप रहा। तो तुम चाहते क्या हो? उसने कठोर स्वर में पूछा। मैं चाहता हूं कि आप मेरा साथ दें, मुझे दोष देने के लिए नहीं, बल्कि इस समस्या से निकलने के लिए। यह सुनकर उसके भाई का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा, लेकिन संदेह अभी भी था। और तुम्हारी योजना क्या है? यही वह प्रश्न था जिसका उत्तर आर्यन के पास पूरी तरह नहीं था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह पीछे नहीं हटेगा। मैंने कुछ जानकारी जुटाई है, उसने कहा। हमारा साझेदार केवल हमारे साथ ही धोखा नहीं कर रहा, उसके कई अन्य व्यापारियों के साथ भी विवाद चल रहे हैं। यदि हम उन लोगों से संपर्क करें तो शायद हम एक साथ मिलकर उसे चुनौती दे सकते हैं। उसके भाई ने पहली बार रुचि दिखाई। यदि यह सच है तो यह एक अवसर हो सकता है, लेकिन यह जोखिम भरा भी है। जोखिम तो हर रास्ते में है, आर्यन ने दृढ़ता से कहा, लेकिन निष्क्रिय रहना सबसे बड़ा जोखिम है। धीरे धीरे परिवार के अन्य सदस्य भी इस चर्चा में शामिल हो गए। प्रारंभ में विरोध था, लेकिन जब आर्यन ने अपने विचार स्पष्ट किए और अपनी गलती स्वीकार की तो लोगों का दृष्टिकोण बदलने लगा। यह पहला छोटा परिवर्तन था, विश्वास की एक कमजोर सी किरण। लेकिन बाहर की दुनिया इतनी सरल नहीं थी। आर्यन ने उन व्यापारियों से संपर्क करना शुरू किया जिनका उसके साझेदार से विवाद था। कई लोगों ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। कुछ ने कहा कि वे पहले ही बहुत नुकसान झेल चुके हैं और अब किसी नए विवाद में नहीं पड़ना चाहते। हर अस्वीकृति उसके मनोबल को चोट पहुंचाती थी। उसे लगने लगा कि शायद वह फिर से गलत दिशा में जा रहा है। एक दिन कई असफल प्रयासों के बाद वह एक वृद्ध व्यापारी से मिला। नाम था ध्रुवसेन। वह व्यक्ति अनुभवी था और उसकी आंखों में वर्षों का ज्ञान झलकता था। तो तुम वही युवक हो जिसने बिना सोचे समझे सौदा किया था? ध्रुवसेन ने सीधे पूछा। आर्यन ने सिर झुका लिया। हाँ, और अब मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। ध्रुवसेन ने कुछ क्षणों से देखा, फिर कहा, गलती करना मूर्खता नहीं है, लेकिन उससे सीख न लेना मूर्खता है। तुमने क्या सीखा? मैंने सीखा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, आर्यन ने उत्तर दिया, और यह भी कि निर्णय लेने से पहले हर पहलू को समझना आवश्यक है। ध्रुवसेन ने हल्की मुस्कान दी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। ध्रुवसेन, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या शर्त? आर्यन ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हें यह समझना होगा कि यह केवल तुम्हारी लड़ाई नहीं है। यदि हम साथ आएंगे तो हमें एक योजना बनानी होगी, सटीक और धैर्यपूर्ण। यह आर्यन के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। धीरे धीरे अन्य व्यापारी भी इस समूह में जुड़ने लगे। अब एक छोटा गठबंधन बन चुका था, लेकिन जैसे जैसे यह गठबंधन मजबूत हुआ, वैसे वैसे खतरे भी बढ़ने लगे। उसके साझेदार को इस गतिविधि की भनक लग गई। एक दिन आर्यन को एक संदेश मिला, एक स्पष्ट चेतावनी। उसमें लिखा था, यदि तुमने यह सब बंद नहीं किया तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। उसके हाथ कांप उठे। अब यह केवल व्यापारिक विवाद नहीं रह गया था, यह एक खुली टक्कर बन चुकी थी। वह फिर चाणक्य के पास पहुंचा। आचार्य,
अब स्थिति खतरनाक हो गई है, मुझे धमकी दी जा रही है। चाणक्य ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम डर गए हो? आर्यन कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, हाँ, लेकिन मैं पीछे भी नहीं हटना चाहता। यही संघर्ष का सार है। चाणक्य ने कहा, डर होना स्वाभाविक है, लेकिन निर्णय डर के आधार पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, अब तुम्हें दंड का प्रयोग समझना होगा, लेकिन बुद्धिमानी से। शक्ति का प्रदर्शन केवल तभी करो जब वह आवश्यक हो और जब उसके परिणाम तुम्हारे नियंत्रण में हो। लेकिन मेरे पास तो शक्ति ही नहीं है, आर्यन ने कहा। शक्ति केवल धन या सेना नहीं होती, चाणक्य ने उत्तर दिया। ज्ञान, रणनीति और समय ये भी शक्ति हैं। आर्यन ने उनकी बातों पर विचार किया। उसे समझ में आया कि उसे सीधे टकराव से बचते हुए अपने कदम सावधानी से बढ़ाने होंगे। इसी बीच एक और समस्या खड़ी हो गई। कर्जदाताओं में से कुछ लोग अब अधीर हो गए थे। उन्होंने समय देने से इनकार कर दिया और तुरंत भुगतान की मांग करने लगे। उनमें से एक ने तो कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दे दी। अब आर्यन 3 मोर्चों पर लड़ रहा था, कर्ज, साझेदार और आंतरिक दबाव। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। कभी उसे लगता कि उसने सही दिशा पकड़ ली है, तो अगले ही क्षण कोई नई बाधा सामने आ जाती। एक दिन जब वह अपने सहयोगियों के साथ योजना बना रहा था, उसे खबर मिली कि उसके साझेदार ने अचानक एक बड़ा कदम उठाया है। उसने कुछ महत्वपूर्ण संपत्तियों को अपने नाम कर लिया है, जो पहले विवादित थीं। यह सुनते ही सबके चेहरे पर चिंता छा गई। अब क्या करेंगे? एक व्यापारी ने पूछा। आर्यन चुप रहा। उसकी आंखों में गहरी सोच थी। स्थिति फिर से उसके नियंत्रण से बाहर जाती हुई लग रही थी। स्थिति तेजी से बदल रही थी और आर्यन को यह स्पष्ट दिखने लगा था कि उसका शत्रु केवल चालाक ही नहीं, बल्कि एक कदम आगे सोचने वाला व्यक्ति है। जिस संपत्ति को वह और उसके सहयोगी अपनी योजना का केंद्र मान रहे थे, वह अब उनके हाथ से निकलती जा रही थी। सभा में गहरा सन्नाटा था। यदि वह सारी संपत्ति अपने नाम कर लेता है, एक व्यापारी बोला, तो हमारे पास उसके खिलाफ कोई ठोस आधार नहीं बचेगा। आर्यन ने धीरे से कहा, आधार हमेशा कागजों में नहीं होता, कभी कभी परिस्थितियों में होता है। सबकी नजरें उसकी ओर उठी। तुम कहना क्या चाहते हो? ध्रुवसेन ने पूछा। आर्यन कुछ क्षण चुप रहा, जैसे वह अपने ही विचारों को परख रहा हो। हम अब तक उसके बनाए नियमों के अनुसार खेल रहे थे। हर बार वह हमसे एक कदम आगे रहा। अब समय है कि हम खेल की दिशा बदलें। कैसे? एक और व्यापारी ने अधीर होकर पूछा। वह लालची है, आर्यन ने कहा, और लालच उसे जल्दी निर्णय लेने पर मजबूर करता है। हमने देखा है कि वह तेजी से संपत्तियां अपने नाम कर रहा है। इसका मतलब है कि वह जल्द से जल्द सब कुछ अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। ध्रुवसेन ने सिर हिलाया। और यही उसकी कमजोरी भी हो सकती है। हाँ, आर्यन ने कहा, यदि हम उसे और तेजी से कदम उठाने के लिए उकसाएं, तो वह गलती कर सकता है। यह विचार जोखिम भरा था, लेकिन अब उनके पास विकल्प भी सीमित थे। उसी रात आर्यन अपने घर लौटा, लेकिन इस बार उसका मन पहले जैसा विचलित नहीं था। उसमें एक नई दृढ़ता थी, पर साथ ही एक गहरी चिंता भी। कहीं यह योजना भी उसे और गहरे संकट में न डाल दे। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसके पिता चुपचाप बैठे हैं। उनका चेहरा गंभीर था। तुम फिर किसी नई योजना में लगे हो? उन्होंने बिना उसकी ओर देखे पूछा। आर्यन कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, हाँ पिताजी, लेकिन इस बार मैं सोच समझ कर कदम उठा रहा हूँ। पिता ने उसकी ओर देखा। समझदारी केवल योजना बनाने में नहीं होती बेटा, उसे सही समय पर लागू करने में होती है, और सबसे महत्वपूर्ण उसके परिणामों को सहने की क्षमता में। ये शब्द आर्यन के मन में गहराई तक उतर गए। अगले कुछ दिनों में उसने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। उसने कुछ ऐसी सूचनाएं फैलानी शुरू की जिससे उसके साझेदार को लगे कि कुछ और महत्वपूर्ण संपत्तियां भी जल्द ही बाजार में आने वाली हैं। ऐसी संपत्तियां जिन्हें वह किसी भी कीमत पर अपने नियंत्रण में लेना चाहेगा। यह एक प्रकार का भेद था, सूचना का खेल। जैसा कि उसने सोचा था, उसका साझेदार इस जाल में फंसने लगा। उसने तेजी से निर्णय लेना शुरू किया और जल्दबाजी में कुछ ऐसे कदम उठाए जो पूरी तरह वैध नहीं थे। लेकिन इसी दौरान एक और अप्रत्याशित समस्या सामने आ गई। आर्यन के एक सहयोगी ने अचानक पीछे हटने का निर्णय ले लिया। उसने कहा कि यह सब बहुत खतरनाक हो गया है और वह अब इसमें शामिल नहीं रहना चाहता। यह सुनकर बाकी समूह में भी अस्थिरता फैल गई। यदि एक एक करके लोग पीछे हटने लगे तो हमारा पूरा प्रयास विफल हो जाएगा, ध्रुवसेन ने चिंतित स्वर में कहा। आर्यन ने महसूस किया कि यह केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, यह आंतरिक विश्वास की भी परीक्षा है। वह उस सहयोगी के पास गया जिसने पीछे हटने का निर्णय लिया था। तुम डर गए हो? उसने सीधे पूछा। हाँ, उसने बिना झिझक उत्तर दिया, और यह डर उचित है। हम एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ खड़े हैं जिसके पास धन, प्रभाव और चालाकी तीनों है। आर्यन ने शांत स्वर में कहा। डर होना गलत नहीं है,
लेकिन क्या तुमने यह सोचा है कि यदि हम अभी पीछे हट गए तो वह और मजबूत हो जाएगा, और यदि हम आगे बढ़े तो? उसने पलटकर पूछा। आर्यन के पास इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं था। यही सबसे कठिन बात थी। कभी कभी सही रास्ता भी परिणाम की गारंटी नहीं देता। वह वापस लौटा, मन में फिर वही द्वंद्व लिए। उस रात वह फिर चाणक्य के पास पहुंचा। आचार्य, उसने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं। हर कदम पर नई समस्या आ जाती है। लोग साथ छोड़ने लगे हैं और शत्रु और अधिक आक्रामक होता जा रहा है। चाणक्य ने ध्यान से उसकी बात सुनी। तुम्हें क्या लगता है? उन्होंने पूछा। संघर्ष का सबसे कठिन भाग क्या होता है? आर्यन ने कुछ सोचा, फिर बोला, शायद अनिश्चितता। नहीं, चाणक्य ने कहा, संघर्ष का सबसे कठिन भाग है स्वयं पर विश्वास बनाए रखना जब चारों ओर से संदेह हो। उन्होंने आगे कहा, चाणक्य नीति कहती है, जब सब कुछ अनुकूल हो तब कोई भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन जब सब कुछ प्रतिकूल हो तब जो आगे बढ़े वही सच्चा विजेता होता है। आर्यन ने गहरी सांस ली। लेकिन आचार्य, उसने पूछा, यदि मेरे निर्णय गलत साबित हुए तो? चाणक्य ने उत्तर दिया, गलत निर्णय से अधिक खतरनाक है निर्णय न लेना। ठहराव व्यक्ति को भीतर से तोड़ देता है। ये शब्द आर्यन के भीतर एक नई ऊर्जा भर गए। अगले दिन उसने अपने समूह को फिर से एकत्र किया। उसने स्पष्ट रूप से कहा, जो लोग साथ रहना चाहते हैं वही रहें। यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यदि हम सफल हुए तो हम केवल अपना नुकसान नहीं भरेंगे, बल्कि एक अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे। कुछ लोग चले गए, लेकिन जो बचे उनकी आंखों में अब पहले से अधिक दृढ़ता थी। उसी समय एक नई सूचना आई। उसके साझेदार ने जल्दबाजी में एक ऐसा सौदा किया था जिसमें कुछ कानूनी खामियां थीं। यह वही अवसर हो सकता था जिसका आर्यन इंतजार कर रहा था, लेकिन यह अवसर जितना बड़ा था उतना ही जोखिम भरा भी। यदि वह इसे सही तरीके से उपयोग करता तो स्थिति बदल सकती थी, लेकिन यदि एक छोटी सी गलती भी हुई तो सब कुछ पूरी तरह उसके खिलाफ जा सकता था। आर्यन ने उस दस्तावेज को हाथ में लिया। उसकी आंखें गहरी सोच में डूबी थीं। क्या यह वही मोड़ था जहां से वह बाहर निकल सकता था, या यह एक और जाल था जिसमें वह और गहराई तक फांसने वाला था? आर्यन ने उस दस्तावेज को कई बार पढ़ा। हर शब्द, हर शर्त, हर हस्ताक्षर, वह कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। अब तक की यात्रा ने उसे सिखा दिया था कि छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। उसने ध्रुवसेन और बाकी सहयोगियों को बुलाया। सबके चेहरे पर तनाव था, लेकिन इस बार एक आशा भी थी। यह वही अवसर हो सकता है, आर्यन ने धीरे से कहा, जिसका हम इंतजार कर रहे थे, लेकिन हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। ध्रुवसेन ने दस्तावेज को ध्यान से देखा। यहाँ स्पष्ट है, उन्होंने एक स्थान पर उंगली रखते हुए कहा, कि उसने नियमों का उल्लंघन किया है। यदि इसे सही जगह प्रस्तुत किया जाए तो यह उसके खिलाफ जा सकता है। लेकिन एक व्यापारी ने कहा, वह इतना शक्तिशाली है कि शायद वह इसे दबा दे। आर्यन ने सिर हिलाया। इसलिए हमें सीधी टक्कर नहीं लेनी, हमें रणनीति से काम लेना होगा। अब योजना बनी, सबूत इकट्ठा करना, सही समय का इंतजार करना और फिर एक साथ प्रहार करना। अगले कुछ दिनों में सभी लोग अपने अपने कार्य में लग गए। कोई और दस्तावेज जुटा रहा था, कोई पुराने सौदों की जानकारी निकाल रहा था और कोई ऐसे लोगों से संपर्क कर रहा था जो उस साझेदार के खिलाफ गवाही दे सकते थे। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, दबाव भी बढ़ता जा रहा था। एक रात जब आर्यन अपने घर लौट रहा था, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कदम तेज किए, लेकिन वह छाया भी उसके साथ साथ बढ़ती रही। उस क्षण उसे पहली बार अपने निर्णयों का वास्तविक खतरा महसूस हुआ। घर पहुंचकर भी उसका मन शांत नहीं हुआ। वह सोचता रहा, क्या यह सब बहुत आगे बढ़ चुका है? क्या वह अपने परिवार को खतरे में डाल रहा है? अगली सुबह उसने अपने पिता से बात की। पिताजी, उसने गंभीर स्वर में कहा, यदि यह सब गलत दिशा में चला गया तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पिता ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में गहराई थी। बेटा, जीवन में कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो केवल जीतने के लिए नहीं बल्कि सही के लिए लड़े जाते हैं। लेकिन यह भी याद रखो, हर युद्ध की एक कीमत होती है। ये शब्द आर्यन के मन में गूंजते रहे। उसी दिन उसे एक और खबर मिली। उसका साझेदार अब सीधे आक्रामक हो गया था। उसने कुछ कर्जदाताओं को अपने पक्ष में कर लिया था और अब वे लोग आर्यन पर और अधिक दबाव डालने लगे थे। स्थिति फिर से बिगड़ती दिख रही थी। आर्यन तुरंत चाणक्य के पास पहुंचा। आचार्य, उसने कहा, अब वह सीधे हमला कर रहा है। मेरे अपने ही लोग मेरे खिलाफ खड़े किए जा रहे हैं। चाणक्य ने शांत भाव से कहा, यह अपेक्षित था। जब शत्रु को खतरा महसूस होता है तो वह अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? आर्यन ने पूछा। अब तुम्हें अंतिम सिद्धांत अपनाना होगा, चाणक्य बोले, धैर्य और समय का सही उपयोग। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे पास अब दो चीजें हैं, सत्य और सबूत।
लेकिन यदि तुम उन्हें गलत समय पर उपयोग करोगे तो वे व्यर्थ हो जाएंगे। आर्यन ने सिर झुकाया। तो सही समय कब है? चाणक्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब तुम्हारा शत्रु स्वयं को सबसे सुरक्षित समझे। इन शब्दों ने आर्यन को नई दिशा दी। कुछ ही दिनों बाद वह अवसर आ गया। उसके साझेदार ने एक बड़ा सार्वजनिक सौदा घोषित किया। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था, जैसे उसे पूरा विश्वास हो कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता। यही वह क्षण था जिसका आर्यन इंतजार कर रहा था। उसने अपने सभी सहयोगियों को एकत्र किया। सबूत तैयार थे, गवाह तैयार थे और योजना स्पष्ट थी। जैसे ही वह सौदा सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया, उसी समय आर्यन और उसके साथियों ने अपने प्रमाण सामने रख दिए। सभा में हलचल मच गई। लोगों के चेहरे बदलने लगे। जो व्यक्ति अब तक शक्तिशाली और अजेय लग रहा था, उसकी छवि दरकने लगी। उसके खिलाफ आवाजें उठने लगी। उसने बचाव करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसके पास पर्याप्त उत्तर नहीं थे। उसकी जल्दबाजी, उसका लालच और उसकी गलतियां सब एक साथ उसके सामने आ गईं। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। कर्जदाताओं का रुख भी बदल गया। जो लोग पहले आर्यन पर दबाव डाल रहे थे, अब उसकी बात सुनने लगे। समय के साथ न्याय की प्रक्रिया आगे बढ़ी और अंततः आर्यन को अपने अधिकार वापस मिलने लगे। लेकिन यह जीत आसान नहीं थी। इस पूरे संघर्ष ने उसे भीतर से बदल दिया था। एक दिन वह फिर चाणक्य के पास पहुंचा। आचार्य, उसने विनम्रता से कहा, मैं इस संकट से बाहर आ गया, लेकिन इस यात्रा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। चाणक्य ने पूछा, क्या सीखा तुमने? आर्यन ने उत्तर दिया, मैंने सीखा कि समस्या जितनी बड़ी होती है, समाधान उतना ही धैर्य मांगता है। मैंने सीखा कि भय से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। मैंने सीखा कि सही रणनीति, सही समय और सही लोगों का साथ, इन तीनों का मेल ही सफलता देता है। और सबसे महत्वपूर्ण, मैंने सीखा कि गलती अंत नहीं होती, यदि व्यक्ति उससे सीख ले। चाणक्य के चेहरे पर संतोष की झलक आई। यही चाणक्य नीति है। उन्होंने कहा, जीवन स्वयं सबसे बड़ा शिक्षक है, यदि तुम सीखने को तैयार हो। सूर्य अस्त हो रहा था। आकाश में फिर वही लालिमा थी, लेकिन इस बार आर्यन के मन में शांति थी। उसने अपने संघर्ष को पीछे मुड़कर देखा। हर कठिनाई, हर बाधा, हर डर, और उसे एहसास हुआ कि यही सब उसे मजबूत बनाने के लिए आवश्यक था। धीरे धीरे वह वहां से उठा, एक नए जीवन की ओर बढ़ते हुए। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो गीता ज्ञान चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट लिखें। आपको कहानी का कौन सा भाग सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा।